हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी लाइफ साइंस के बारे में। लाइफ साइंस दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। लेकिन आज मैं आपको जूलॉजी और इसके कुछ शाखाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी और आगे आने वाली वीडियो में उनके बारे में डिटेल अध्ययन कराऊंगी आपको। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो जंतु जो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कुछ जंतु पानी में होते हैं, कुछ जमीन में होते हैं तथा कुछ वायु में पाए जाते हैं। तो ऐसे वो जंतु दिखते कैसे हैं, उनकी एनाटॉमी क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कितने सूक्ष्म जंतुओं के अध्ययन के लिए हमने जंतु विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन सब के अध्ययन के लिए हम जंतु विज्ञान तथा उनसे संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। प्रत्येक जंतु को रहने के लिए, निवास करने के लिए किसी परितंत्र की आवश्यकता होती है। वही परितंत्र उसकी पारिस्थितिकी या उसकी इकोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम जो जंतु अपनी पारिस्थितिकी में रहता है वो कैसा दिखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, इन सब का अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो जंतु होता है वो जिस इकोलॉजी में रहता है उसमें हर टाइप के जंतु रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु रहते हैं। तो हम उस जंतु को देखते ही पहचान जाएं अगर हमें, तो उसके लिए हम उसके बाह्य यानी कि पहले उसको बाहरी रूप से उसका आकलन करना पड़ता है। बाहरी आकलन करने के लिए हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है उसकी एनाटॉमी। फिर जंतु के हमको एनाटॉमी पहचाननी पड़ती है कि जंतु का आंतरिक रूप से क्या कार्य है, कैसा दिखता है, इसका शरीर कितने पार्ट्स में डिवाइड है आंतरिक रूप से। इन सब के अध्ययन के लिए हम शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी में इसका इस्तेमाल यूज करते हैं। फिर माइक्रो एनाटॉमी मतलब कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि हमें आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, तो इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्म की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जंतुओं के अध्ययन के लिए हम माइक्रो एनाटॉमी में इनका अध्ययन करते हैं। माइक्रो एनाटॉमी में भी पहला है हिस्टोलॉजी मतलब औतिकी या ऊतक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम उन समस्त ऐसे जीव जंतुओं के, ऐसे सूक्ष्म जंतुओं का अध्ययन करते हैं जो हमें डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन जंतुओं के अध्ययन के लिए हम ऊतक विज्ञान या फिर औतिकी में इनका अध्ययन करते हैं। फिर आती है साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम उन सारे जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उनकी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उनके केंद्रक और कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका रस, कोशिका द्रव्य, जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, सबके अध्ययन के लिए हमको कोशिका विज्ञान में उनका अध्ययन करना पड़ता है। अणुजीव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारा का सारा जंतु जगत, प्राणी जगत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना हुआ होता है। उन सूक्ष्म जीवों को, उन सूक्ष्म कणों के अध्ययन करने के लिए हम अणुजीव विज्ञान या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसका अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई वो बात की जो प्राणी है या फिर जो जंतु है वो कैसा दिखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, वो सूक्ष्म है तो हम उसको माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हिस्टोलॉजी में उसका अध्ययन करेंगे, उसकी कोशिका का अध्ययन करेंगे, उसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे। अब एक जंतु का इतना अध्ययन हो जाने के बाद उस जंतु के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी लेने के लिए हमें आगे का उसके उपखंडों का वर्णन करना पड़ता है। जैसे पहला आता है कपाल विज्ञान यानी कि कार्नियोलॉजी। कपाल विज्ञान में जीवधारी के मस्तिष्क में पाई जाने वाली कटोरी, उसका अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका विज्ञान न्यूरोलॉजी, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो कि संवेदना का काम करती हैं, हमारे सेंस ऑर्गन को उत्तेजित करने का काम करती है, उन समस्त न्यूरॉन्स का, उन समस्त सेंस ऑर्गनों का अध्ययन करने के लिए हम तंत्रिका विज्ञान में उन सारी की सारी सेंस का अध्ययन किया जाता है। सैक्रोलॉजी यानी कि मायोलॉजी, इसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है। फिर रुधिर विज्ञान हेमिडोलॉजी, रुधिर विज्ञान, हम सबको पता है कि जो हमारा रुधिर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, बीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और रुधिर प्लेटलेट्स। तो हेमिडोलॉजी में हम रुधिर विज्ञान, रुधिर से होने वाला जो रुधिर रोग, जो रुधिर से होने वाले रोग होते हैं उन सब का अध्ययन और रुधिर के जो लाभ होते हैं, जो हानियां होती है, उन सब का अध्ययन हम रुधिर विज्ञान यानी कि हेमेटोलॉजी में करते हैं।
ऑस्टियोलॉजी में हमारा शरीर जो है वो कंकाल का बना हुआ होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, तो उस कंकाल तंत्र के अध्ययन करने के लिए हम अस्थि विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में तो हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, लेकिन एंजियोलॉजी में हम रुधिर वाहिनियां, जहां से रुधिर होके बहता है, धमनियां हैं, सिराएं हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए हम एंजियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान। ओडोंटोलॉजी में दांत में होने वाली जो रोग होते हैं, दांत किस उम्र में निकलते हैं, किस उम्र में जाके टूटते हैं, दंत से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन सब के अध्ययन करने के लिए हम दंत विज्ञान यानी कि ओडोंटोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी, अंग विज्ञान। प्रत्येक मनुष्य का शरीर, प्रत्येक जीवधारी का शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा रहता है, अलग अलग अंगों में बटा रहता है। उन समस्त अंगों के अध्ययन करने के लिए हम अंग विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं। सिंडोस्मोलॉजी, इसमें हम तंतु विज्ञान या स्यानु, कंडराएं, इन सब का अध्ययन हम तंतु संधि में सिंडोस्मोलॉजी में करते हैं। कैरियोलॉजी, केंद्रक, केंद्रिका। प्रत्येक जीवधारी के शरीर में एक केंद्रक होता है, उसका अपना एक कार्य होता है, उस कार्य के केंद्रक का जो कार्य होता है वो अध्ययन तथा केंद्रक से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है उन समस्त जानकारियों के अध्ययन करने के लिए हम केंद्रक विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं। एंडोकार्नियोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी विज्ञान। हमारा शरीर, प्रत्येक मनुष्य का शरीर, प्रत्येक जीवधारियों का शरीर में कुछ न कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे थायराइड ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पैराथायराइड होती है। इस टाइप की जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इन सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करने के लिए हमें अंतःस्रावी विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है, जिसे एंडोकार्नियोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर की जो बनावट है, उसका जो आकार है, इसके अध्ययन करने के लिए हम शरीर क्रिया विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। टेक्टोलॉजी, शारीरिकी आकारिकी यानी कि शरीर का संपूर्ण आकार, इसके लिए हम टेक्टोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी, प्रत्येक मनुष्य का अपना आचार विचार होता है, हर मनुष्य अपने आचार विचार के अनुसार कार्य करता है, उसके लिए हम इथोलॉजी में इसमें अध्ययन करते हैं। फिर आता है भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। हर जीवधारी भ्रूण से ही उत्पन्न होता है। भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम एम्ब्रियो तथा एम्ब्रियो से संबंधित समस्त जानकारियों का अध्ययन हम भ्रूण विज्ञान में करते हैं। लाइफ साइंस यानी कि व्यक्तिवृंत, लाइफ साइंस, प्रत्येक जीवधारी अपनी पूरी के पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहता है। भ्रूण से लेकर डेड सेल तक हम जितनी भी उसकी जिंदगी में प्रोसेस होती है, उस सब का अध्ययन हम लाइफ साइंस में या फिर वृंत विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। फाइलोजेनी यानी कि जाति वृंत, जाति के उद्विकास की जो पूरी कहानी होती है, जो जीवधारियों की जब से वो उत्पन्न हुआ है तब से लेके जो कहानी है, उस पूरी की पूरी जाति का अध्ययन करने के लिए हम फाइलोजेनी में उसका अध्ययन करते हैं, जाति वृंत में उसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है टैक्सोनॉमी यानी कि जीवधारियों का नामकरण, उसका क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण का अध्ययन हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। इवोल्यूशन, उद्विकास, इवोल्यूशन, जो जीवधारियों का उद्विकास की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग उनका इतिहास है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो आगे को कैसे सर्कुलेट हुई, उन सब का अध्ययन हम इवोल्यूशन में करते हैं। फिर आता है साइटोलॉजी, टेक्टोलॉजी। टेक्टोलॉजी में हम जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, जो फॉसिल जीव हैं जो कि नष्ट हो चुके हैं या नष्ट होने की कगार पर हैं, उनके अध्ययन के लिए हम जीवाश्म विज्ञान इसकी सहायता लेते हैं। जीवाश्म विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षणों के अध्ययन करने के लिए हम आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स में इनका अध्ययन करते हैं। जो जियोग्राफी यानी कि प्राणी भूगोल, इसके अंतर्गत उन समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो कि हमारे भूगर्भ में पाए जाते हैं। यूजेनिसिस यानी कि सुजनन की विज्ञान, इसके अंतर्गत जो आनुवंशिकी सिद्धांत होते हैं, जो उनकी जाति में जो उत्पन्न हुए सिद्धांत हैं, जिस जाति में वो उत्पन्न हुए, उन सब के अध्ययन के लिए हम यूजेनिक्स साइंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है
यूथेनिक्स मतलब होता है सुजीवन विज्ञान। यूजेनिक्स में तो जो उसके आनुवंशिक सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन यूथेनिक्स में उन आनुवंशिक सिद्धांत के द्वारा उन जंतुओं का, उन प्राणियों का कैसे पालन पोषण होता है, उस अध्ययन के लिए हम यूथेनिक्स विज्ञान में उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स में एक पूरे के पूरे मानव जाति में जो क्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जीन से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कि प्रत्येक मानव जाति के लिए या प्रत्येक जीवधारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस पूरी की पूरी क्रिया का अध्ययन करने के लिए हम यूफेनिक्स शाखा में जाते हैं। फिर आता है रेडियो बायोलॉजी, यानी कि विकिरण जैविकी। जो किरणें होती हैं, जो विकिरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, उनका जीवधारियों में, मनुष्यों में, प्राणी जगत में क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की जानकारी के लिए हम रेडियो बायोलॉजी शाखा में इसका अध्ययन करते हैं। पैरासाइटोलॉजी परजीवी। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं। तो इन सारे के सारे पैरासाइट जंतुओं के अध्ययन के लिए हम परजीवी विज्ञान में इनका अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी मतलब होता है रोग विज्ञान। मनुष्य में, जीवधारियों में अनेक प्रकार के रोग पाए जाते हैं। उन सारे रोगों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम रोग विज्ञान या पैथोलॉजी शाखा में जाते हैं। ट्रोफोलॉजी यानी कि पोषण विज्ञान। जंतु के पोषण तथा पोषण की जितनी भी विधियां होती हैं, उन सारी विधियों के अध्ययन करने के लिए हम पोषण विज्ञान शाखा में उनका अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष विज्ञान। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, जैसे सर्प, बिच्छू और कई अनेक प्रकार के जीवधारी होते हैं। उन सारे विषैले जीवधारियों तथा उनमें जो अलग अलग विष पाया जाता है, उन सब के अध्ययन के लिए हम टॉक्सिकोलॉजी शाखा में जाते हैं, यानी कि विष विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, वैसे तो समस्त प्राणियां भूमि में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कि हवा में भी मिलते हैं। उनके सारे के सारे ऐसे जंतु जो कि हवा में पाए जाते हैं, जो एयर में पाए जाते हैं, उन जंतुओं का अध्ययन करने के लिए हमें वायु जैविकी विज्ञान या फिर एरो बायोलॉजी में उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हवा में जंतु होते हैं, भूमि में जंतु होते हैं, वैसे ही कुछ जंतु होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं, यानी कि सरोवर में, तालाब में, पोखरों में पाए जाते हैं। तो उनका अध्ययन हम लेम्नोलॉजी यानी कि सरोवर विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। फिर आता है एंजाइम विज्ञान या एंजाइमोलॉजी। कुछ ऐसे छोटे एंजाइम्स जो कि उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, किसी भी क्रिया को करने के लिए उन एंजाइमों की अति आवश्यकता होती है। तो उन एंजाइमों का अध्ययन हम एंजाइम विज्ञान या फिर एंजाइमोलॉजी में उनका अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोलॉजी यानी कि प्रोटोजोआ विज्ञान। प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं के अध्ययन के लिए हम प्रोटोजोलॉजी शाखा में या फिर प्रोटोजोआ विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। हेलमिन्थोलॉजी कृमि विज्ञान। इसके अंदर चपटे कृमि, गोल कृमि, जितने भी कृमि होते हैं, कृमि वर्ग के जीव जंतु हैं, उनके अध्ययन के लिए हम कृमि विज्ञान या हेलमिन्थोलॉजी में उनका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। छोटे मोटे कीट पतंगे का अध्ययन के लिए हम एंटोमोलॉजी या फिर कीट विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। एथियोलॉजी मत्स्य विज्ञान। मछली वर्ग तथा मछली पालन, मछलियों से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए मछली विज्ञान या एंथियोलॉजी में उनका अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी उभय स्रप विज्ञान। उभय स्रप विज्ञान के अंदर ऐसे जीव जंतु आते हैं जो कि उभयचर होते हैं या सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, जैसे सांप जो रेंग के चलने वाले जीव जंतु होते हैं। उन सारे जीव जंतुओं के अध्ययन करने के लिए हम उभय स्रप विज्ञान या फिर हर्पिटोलॉजी में उनका अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षी विज्ञान। पक्षी जो हमारे वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, उन सारे पक्षियों का वर्णन हम पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। मैमोलॉजी स्तनी विज्ञान। स्तनधारी जीव जंतुओं का अध्ययन हम स्तनी विज्ञान या मैमोलॉजी में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। मानव जाति की जो सांस्कृतिक विकास है, जो उसमें संस्कृति है, उन सब का अध्ययन हम मानव विज्ञान या फिर एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। मैलेकोलॉजी या मोलस्का विज्ञान या शंख विज्ञान। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कवच पाया जाता है, उन जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए हम मोलस्का विज्ञान या शंख विज्ञान या मैलेकोलॉजी में उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे घोंगा, सीप वगैरह। ऑफियोलॉजी यानी कि सर्प विज्ञान। इसके अंतर्गत
हम सांप, कुछ सांप बहुत ज्यादा विषैले होते हैं, कुछ सांप बिल्कुल भी विषैले नहीं होते। तो सारे के सारे जितने भी सर्प हैं, जितने भी ऑफियोलॉजी में, उन सारे समस्त सांपों का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम उन सारे जीवधारियों का यानी कि अध्ययन करते हैं जो कि किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक क्रिया, जो रसायन क्रिया होती है जो कि हमारे बायो यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, उन सारी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वो होती है जीव रसायन विज्ञान। जैसे जीव रासायनिक विज्ञान हमारे बायो के लिए यानी कि हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे वातावरण के लिए आवश्यक है, वैसे ही बायोफिजिक्स, भौतिकी भी हमारे वायुमंडल या हमारे वातावरण के आवश्यक है। तो उन सारे के सारे भौतिक क्रियाओं का अध्ययन जिनका कि हमारे वातावरण में, हमारे जीव जंतुओं में, हमारे जीवधारियों में प्रभाव पड़ता है, उन सारी की सारी भौतिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए हम जीव भौतिक विज्ञान में उनका अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी, सीरम विज्ञान, रुधिर सीरम से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उन सारी जानकारियों का अध्ययन हमको सीरम विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षण विज्ञान, संक्रमण के विरुद्ध जो जीव जंतुओं में लड़ने की शक्ति पाई जाती है तो उसका अध्ययन हम इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षण विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान, साइक्लोबायोलॉजी, प्रत्येक मनुष्य की या प्रत्येक जंतु की अपनी मनोवृत्ति होती है, अपनी सोच होती है, उस मनोवृत्ति का अध्ययन करने के लिए हम मनोजीव विज्ञान की हेल्प लेते हैं, हम मनोजीव विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बहुत ज्यादा ऐसे अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं और भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये थी कुछ शाखाएं जो कि जूलॉजी के अंतर्गत आती हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ऐसी ही कई शाखाएं बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत भी आती हैं। तो इन शाखाओं से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जामों में काफी पूछे जाते हैं, तो मैंने आज आपको इन शाखाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त ज्ञान दिया है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल स्टडी आगे आने वाली वीडियो में कराती रहूंगी। तो धन्यवाद।